बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। तीन चार अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि गालिबन अमेरिका तैयार है हमला करने के लिए ईरान के ऊपर। इसकी हकीकत क्या है तफसीलन बात करेंगे। साथ में जो इजरायली चैनल 12 है वो भी इसी तरह की खबर दे रहा है कि भरपूर तैयारी की जा रही है हमले के हवाले से। लेकिन एक खबर जो गार्डियन की तरफ से आ रही है वो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। खबर यह है कि अमेरिका पुश कर रहा है यूएई को कि वो एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड ईरान के ऊपर कब्जा कर ले। अब क्या यूएई का वजूद बाकी रह पाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या जो फॉल्ट लाइन है अरब और अजम की उसको दोबारा छेड़ना चाहते हैं। लेकिन इन सारी गुफ्तगू से पहले जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये कि नॉर्वे के अंदर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो तशरीफ़ ले गए। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब बताइए कितने जेट फाइटर्स क्रैश हुए थे मई मई 2025 में। तो मोदी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से खामोशी से चले गए। साथ में जो एक और डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तान ने तकरीबन 8,000 ट्रूप्स जो हैं वो सऊदी अरब भेज दिए हैं, जिसमें 18 फाइटर जेट्स हैं। HQ-9B जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, इनफैक्ट जो चाइनीज़ वर्जन है उसको सऊदी अरब डिप्लाई कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि ये इसका ख़र्चा जो है वो सऊदी अरब बर्दाश्त करेगा। अब जानने की ज़रूरत यह है कि क्या सऊदी अरब ने पैसे दिए ताकि ये ख़रीद कर वहाँ लगाया जाए, बिकॉज़ हमारा दिफा जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है और इंडिया वैसे भी सिंदूर 2 की बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है। टैक्टिकल ट्रिब्यून के मुताबिक यूएस ने एक्सेप्ट किया है कि जो ईरान की जंग रुकी है वो सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर रुकी है। और ये मार्को रूबियो साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के मुताबिक वो क्लेम करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम रुका है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब दौरे पे थे और वो दौरा कामयाब हुआ नहीं हुआ, क्या मैसेज वहाँ पे पहुँचा, क्या वापसी हुआ, ये वो सवालात हैं जो हम लेंगे आज के बहुत ही नोन दिफाई तज्ज़ियेकार पाकिस्तान में, जिसे मैं हमेशा थिंकिंग जनरल कहता हूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। पहले तो जनरल साहब आपके सर वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए सर टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब। जनरल साहब, मार्को रूबियो साहब कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि आज हमने जो ऑपरेशन फ्रीडम रोका इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे रोका। कि वाकई सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट में या कोई अमेरिकन डेफिशिएंसी भी अपनी जगह पे थी, बिकॉज इंटरनल प्रेशर, इकोनॉमिक कंडीशन, चाइना की डिमांड और अमेरिका फर्स्ट नॉट द इजराइल फर्स्ट पॉलिसी जो अमेरिका के अंदर नैरेटिव उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मिक्स बैग है सारे वेरिएबल्स का, या उसमें सिर्फ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन दैट? देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मेरा ख्याल है अगर हम रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक व्यू लें इन चीज़ों का, तो अमेरिका जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक सिचुएशन में फंस चुका था। तो वो तो सहारे की तलाश में था। कभी वो चाइना को कहता था कि मेरी हेल्प करो, कभी वो यूके को कहता था मेरी हेल्प करो, उसने रशिया को कहा मुझे हेल्प करो, उसने अपने एलाइज को कहा मेरे साथ खड़े हो। तो उसको तो एक सहारा चाहिए था जो उसे पाकिस्तान की फॉर्म में मिला। अब इसमें डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पे तो अमेरिका पाकिस्तान पे एहसान करना कोशिश करेगा कि मैंने तुम्हारे कहने के ऊपर ये कुछ किया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर, जो मेरी असेसमेंट है, अगर मेरी आप जाती असेसमेंट पूछे तो मैं कहूँगा कि दे हैड रन इनटू ट्रबल और उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसकी खातिर उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली और कहना ये शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की वजह से हमने ये सारा कुछ किया है। डॉक्टर साहब, इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं आपको एक अपने बुजुर्ग जो है वो हमें एक जोक सुनाते होते थे। वो बड़े क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक बाबा जी गांव में जो है वो नाराज होके तो अपने बाहर कुएं पे जाके बैठ गए। अब वो पूरा दिन इंतजार करते रहे कि कोई आए उन्हें मनाने, और कोई नहीं आया मनाने। शाम के वक्त कुछ बच्चियां गांव की आई, उन्होंने कुएं से पानी निकालना था। अब उनकी उम्मीद थी कि ये शायद मुझे कहें कि बाबा जी चलें घर, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन बच्चियों ने भी पानी लिया और वापस चली गई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब बाबा जी इंतजार में थे, कोई आए, कोई भी नहीं आया, और जो है वो सूरज डूब रहा था। तो उन्होंने एक एनिमल को देखा जो कि गांव की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने उस एनिमल की दुम पकड़ी
और साथ साथ ये कहते जाएं कि मैंने गाँव नहीं जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने गाँव नहीं जाना, और उस एनिमल का सहारा लेके आई एम सॉरी, ये मतलब है कोई गलत एनोलॉजी ना क्रिएट हो जाए, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन बाबा जी को एक सहारा चाहिए था जो उन्होंने उस फॉर्म में उन्हें मिला। अमेरिका खुद एक मुश्किल में फंसा हुआ था और उसको एक सहारा चाहिए था कि जो उसको उस सिचुएशन से रिट्रीव करे, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने वो पर्पस कोशिश किया कि वो पर्पस सर्व करने की। ये बड़ी जबरदस्त नॉलेज दी है आपने। वैसे अमेरिका भी अब बाबा ही बन चुका है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने तो ये कह दिया कि यू आर द डिक्लाइनिंग पावर। हाँ एग्जैक्टली। जी हाँ। अच्छा जनरल देखिए साहब। जी 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 जी। जी जी, आप बोले प्लीज। जनरल साहब, मैं हैरान ये होता हूँ कि यूएई को पुश किया जा रहा है ना कि आप जंग का आगाज करें ईरान के खिलाफ, बिकॉज अमेरिका के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है। और आप जिस तरह फरमाते थे कि बाबा जी को अब दुम का सहारा लेना पड़ रहा है, तो तो मसला ये है कि यूएई, मैं हैरान इस बात में हूं कि उसका नेबर जो है वो है सऊदी अरब, उसका नेबर है ईरान, उसका नेबर इजराइल नहीं है, उसका नेबर इंडिया नहीं है, उसका नेबर यूएस नहीं है। ये यूएई किस खाते में इतना एक्टिव हो रहा है? इंटरनल रिफ्ट्स मौजूद हैं, रियासुल खैमा शारजा अलग होना चाहते हैं, इसराइल और अमेरिका दोनों पुश कर रहे हैं एज पर गार्डियन स्टोरी। आप चलें जी ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ें, बिकॉज हमने आपको बड़ा मजबूत कर दिया है। देखिए डॉक्टर साहब, इस जंग में मेरे नज़दीक बहुत मल्टीपल एरियाज हैं जिसमें अमेरिका ने लूज किया है, और जो सबसे बड़ा जिसको मैं गिनता हूं वो ये है कि उन्होंने अपने जो एलाइज थे उनको लूज किया। आप देखें कि ये 91 में ये प्रोसेस शुरू हुआ, आज 2026 है। स्ट्रॉन्चेस्ट एलाइज जो यूएस के थे वो भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं थे, जिनमें यूके है, जिसमें ये जो मिडिल ईस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज हैं। जो अमेरिका तो थ्रू आउट ये कोशिश करता रहा है कि कोई मेरे साथ आके खड़ा हो इस चैलेंज में, और उसने इसराइल ने और अमेरिका ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कि ईरान करवा रहा है, शायद इसी वजह से वो ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं। इवन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ब्लॉकेड इसने किया है अमेरिका ने, उसके पीछे भी वन ऑफ द मोटिवेशन इज कि वो ममालिक जो अमेरिका का साथ रिफ्यूज कर रहे हैं उसका साथ देने में, वो मजबूर हो जाएं, बिकॉज जब तक उन्हें ऑयल सप्लाई नहीं पहुंचेगी वो मजबूरन आके पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़े होंगे। यूएई के जो एक्शंस हैं वो मेरी समझ से बालातर हैं। यूएई एक बहुत छोटा मुल्क है, यूएई जो है वो बहुत वल्नरेबल है, उन्होंने जो अपनी एम्पायर्स खड़ी की हैं वो ओवरनाइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, काफ़ी हद तक उनका पहले नुकसान हुआ है। अब उनका ओपेक से निकलना, उनका जो है वो इस सिचुएशन में टोटली एक डिफरेंट स्टांस लेना, मेरे नज़दीक तो लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी वाइज पॉलिसी। अमेरिका तो चाहेगा, वो तो इंतजार कर रहा है कि कोई उसके साथ खड़ा हो जाए इस जंग में, और यूएई अगर अमेरिकन पैम्परिंग के ऊपर, अमेरिकन कहने के ऊपर इस तरह का कोई काम कर देता है, तो मैंने एक दफा एक ईरानियन लीडर को सुना था कहते हुए कि ये पता नहीं कितने 100 साल पहले ये मछलियां बेच के तो गुजारा करते थे, तो हम इनको दोबारा इंशाल्लाह उसी उसी स्टेज में ले जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत रिस्की ऑप्शन होगी। अच्छा जनरल साहब, एक नैरेटिव ये है, इनफैक्ट बड़ा लॉजिकल नैरेटिव है और मेरी समझ में भी यही आता है कि इस वक्त दुनिया में जो सस्ती एनर्जी दे रहा है वो जीसीसी ममालिक हैं, और दुनिया का जो इंडस्ट्रियल हब है, प्रोडक्शन का हब है, वो है चाइना। चाइना और जीसीसी ममालिक, इनका रिश्ता बनता है। एनर्जी नहीं आएगी तो चाइना इंडस्ट्रियल हब कैसे बनेगा, प्रोडक्शन का हब कैसे बनेगा? तो आपको नहीं लगता ये अमेरिका के मफाद में है कि यहाँ पे क्योस रहे और कम से कम कोई मुआहदा न होने पाए, जंग न भी हो तब भी ब्लॉकेड आगे चलता रहे? बिकॉज इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है, ईरान ऑब्जर्वर से कोट कर रहा है कि रीजनल सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका को ये फिक्र है कि ईरान बाबुल मंदब भी बंद कर देगा, और MQ-9 जो उनका ड्रोन है वो यमन के ऊपर फ्लाई करते हुए यमनियों ने उसे शॉट डाउन किया है। तो अगर बाबुल मंदब भी बंद होता है तो ये पूरा एनर्जी की जो सप्लाई है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को फ्रॉम द जीसीसी कंट्री, वो तो खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक जो एक मोटिवेशन थी अमेरिका की ईरान के ऊपर चढ़ाई करने की, वो ये थी कि वो ये ईरानियन ऑयल के ऊपर कब्जा करें। और मेरे नज़दीक 25 और 25 में भी एक जंग हुई थी, आपको याद होगा, और 26 में ये दूसरी जंग हो रही है ईरान के साथ। इन दोनों में जो फ़र्क था कि 25 में वेनेजुएला अभी तक अमेरिका के हाथ में नहीं था,
और अमेरिका को फिक्र थी कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक होता है, ईरान करता है, तो उसके पास फॉल बैक पोजीशन नहीं है। 26 में उसके पास फॉल बैक पोजीशन थी वेनेजुएला की फॉर्म में। ना एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा ये है कि आप यू एग्री विद मी कि जो बड़े प्लेयर हैं इस ऑयल इंडस्ट्री के, वो तो सऊदी अरेबिया है, वो ईरान है, वो इराक है, कुवैत है, यूएई तो बहुत छोटा है। इस सारी गेम में अगर चाइना और ईरानियन कोलैबोरेशन के साथ ईरान को सबड्यू नहीं किया जा सका, ईरान के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सका, तो ये जो अभी एक्टिविटीज हो रही हैं, इससे तो दोनों साइड इम्पैक्ट हो रही हैं। वर्ल्ड एट लार्ज भी इम्पैक्ट हो रही है। चाइना इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि उसमें उसमें इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको प्रोलॉन्ग करने में, मेरी असेसमेंट में ज़्यादा नुकसान होंगे यूएस के और वर्ल्ड कम्युनिटी के, रादर दैन इसको इसको जल्दी वाइंड अप करने में। अब वाइंड अप करने में इशू ये है कि जो अमेरिका चाहता है कि मैंने एक जंग लड़ी है, मैं दुनिया को क्या बताऊंगा कि मेरा क्या मकसद था जंग लड़ने का? क्या हार खाना ही मकसद था? क्या अपने लॉसेस बर्दाश्त करना मकसद था? तो वो चाहेगा कि कोई ऐसी मुझे वॉर ट्रॉफी मिल जाए जिसमें मैं जस्टिफाई कर सकूं कि ये मेरी जंग जायज थी और जो मैंने की है उससे मैंने ये हासिल किया है। मेरे नज़दीक और दूसरा मैं आपको एक और कहूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि जंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है, तो दोनों तरफ से अगर इनके पास बड़ा कुछ है और उन्होंने तैयारियां की हैं इस सारे इंटरम पीरियड में, तो ईरान ने भी तो डेफिनेटली तैयारियां की होंगी। तो यस। जस्ट इमेजिन डॉक्टर साहब कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि इन रिटेलिएशन बाबुल मंदब भी बंद हो जाए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी इस तरह की सिचुएशन में है, एक आध जो वॉरशिप है अमेरिका का वो सिंक हो जाए, तो फिर अमेरिका की क्या पोजीशन होगी ऑन द ग्लोबल सीन एज अ सुपर पावर? हाँ, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बताया जनरल साहब। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि अमेरिका के पास अगर तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये किसी तरह ब्लॉकेट जारी रखता है, तो अमेरिकन इकोनॉमी पे इसका टोल तो आ रहा है। मिसाल के तौर पे उनका इन्फ्लेशन 4% से क्रॉस कर रहा है और लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सूरत में भी ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन खतरे में होगी। दूसरा ट्रम्प ये कि अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है और ईरान रिटेलिएट करता है, और तब भी अमेरिका का नुकसान होगा। और ईरान ने तो वाजे किया हुआ है कि अमेरिकन एसेट्स को वो टारगेट करेगा, यानी उन तोतों को टारगेट करेगा जिसमें अमेरिका की जान है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वहां पे अगर ग्राउंड ट्रूप्स उतारता है जनरल साहब, तो बॉडी बैग्स अगर वापस जाते हैं तब भी प्रेशर बनेगा और रिजीम चेंज होगी अमेरिका में। तो ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास? देखिए, अमेरिका के गले में एक हड्डी बन चुकी है जो कि ना वो डिगल पा रहा है ना वो उगल पा रहा है। आपको याद होगा कि जब ये नेगोशिएशन शुरू हुई थी तो दो मेन ऑप्शंस थी जो अमेरिका की डिस्कस की जा रही थी। एक था बूट्स ऑन ग्राउंड, कॉन्सिक्वेंसेज वर अनथिंकेबल, और दूसरा था न्यूक्लियर वेपन्स, उससे भी ज्यादा अनथिंकेबल। वियतनाम में जब अमेरिका दाखिल हुआ था तो इसी तरीके से 3000 ट्रुप्स के साथ दाखिल हुआ था। जब शिकस्त खा के निकला है तो वहां पे 5 लाख, साढ़े 5 लाख ट्रुप्स थे अमेरिकन। तो एंटर होना तो बहुत आसान है, वो कर लेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो अभी मेरे नजदीक अमेरिका के लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। ना उसको वॉर ट्रॉफी मिल रही है, ईरान देने के लिए तैयार नहीं है। ना उसका ब्लॉकेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उसने भी कोई इस तरह की मतलब वो बिल्कुल चीजों को सील नहीं किया। बूट्स ऑन ग्राउंड के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, न्यूक्लियर वेपन के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक ही ऑप्शन उनके पास बचती है और वो है कि दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक्स करें। तो डॉक्टर साहब, अगर आप ये सोचें कि जंग से पहले उनके बेसिस का क्या हाल था और आज क्या हाल है, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनको उस वक्त किस तरह का कवर अवेलेबल था, आज किस तरह का कवर अवेलेबल है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस इंटरम पीरियड में उन्होंने तमाम बेसिस को रीलोड कर दिया, ये तो मुमकिन नहीं है। वो तो बेसिस डिकेड्स में तैयार हुए थे। तो हमारे ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनकी वल्नरेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है। इसराइल की वल्नरेबिलिटी कहीं ज्यादा है, आयरन डोम उड़ चुका है, थार्ड सिस्टम उड़ चुका है। तो अगर ईरान वल्नरेबल है तो ये भी बुरे तरीके से वल्नरेबल है। तो ये सारी सिचुएशन में देखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक इज द ओनली ऑप्शन। और जिस जो मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूटेबल है, और उससे वो क्या हासिल कर लेंगे जो पहले वो हासिल नहीं कर सके। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अच्छा जनरल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है चाइना में। एक तो ट्रम्प साहब विजिट उन्होंने पे किया ना, लेकिन अब ये मुसद्दिक का इतलात आ रही हैं कि प्रेसिडेंट प्यूटन, प्रेसिडेंट जी और शहबाज शरीफ साहब,
इनकी मुलाकात होने जा रही है बीजिंग में। तो ये जो बदलता हुआ सिनारियो है सिस्टमिक लेवल पे और रीजनल लेवल पे, इस तनाजुर में ये मुलाकात कितनी अहम है? मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। देखिए, ये जो ट्राइका है, इन्होंने ही फ्यूचर को एक डायरेक्शन देनी है। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि लीड कर रहा है एक एफर्ट को, जो मीडिएशन वाली, और दूसरी तरफ उसके बैक पे जो सपोर्ट है डेफिनेटली इन दोनों ममालिक की है, बिकॉज ये जो रशिया और चाइना दे फॉर्म द ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक इस वक्त वेस्टर्न ब्लॉक का कंटेंडर है। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें प्रेसिडेंट शी की जो बातचीत जो मीडिया पे आई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, मैं एक चीज उसमें से उठाता हूं जो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। वो है जो उन्होंने थ्यूसिडाइडीज ट्रैप का जिक्र किया। यस। थ्यूसिडाइडीज ट्रैप का जिक्र करके प्रेसिडेंट शी ने ये बता दिया है कि आई एम नॉट योर सबॉर्डिनेट। तुम, मतलब थ्यूसिडाइडीज ट्रैप यही कहता है कि एक एस्टेब्लिश पावर और एक इमर्जिंग पावर। तो प्रेसिडेंट शी ने ये कह दिया है और एडमिट करवा लिया है कि तुम एस्टेब्लिश पावर हो और मैं इमर्जिंग पावर हूं, और मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, और हमें थ्यूसिडाइडीज ट्रैप की गेम में नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये जो माइलेज चाइना ने गेन किया और ये बताने की कोशिश की है कि मैं ना तुमसे छोटा हूँ, ना मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा हम असर हूँ और तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो रहा हूँ, और हमें लड़ाई वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये जो डायरेक्शन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर अमेरिका के साथ नहीं है, चाइना के साथ है। यस। और वो डायरेक्शन अगर हमें मिल जाती है तो आई थिंक दिस विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मजे की बात यह है कि ट्रम्प साहब का अभी ट्वीट मेरे सामने आ गया है जनरल साहब, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट। उनका वैसे हर ट्वीट ही बड़े मज़ेदार होता है। वो कहते हैं कि अगर गलत शख्स की तकर्री हो गई मेरी जगह पे तो ये रियासत हाय मुत्तदा के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। अब उनसे कोई पूछे आपसे ज़्यादा और कौन सी गलत तकर्री हो सकती है? तो बड़ी मज़ेदार कि वो कहते हैं कि अगर कोई भटका हुआ शख्स इक़्तिदार पे कब्जा करता है तो ये मामला अमेरिका के लिए तबाहकुन होगा। अब अब उनसे डॉक्टर पूछ। साहब, जी जी सर। जी जी जी, सर बताइए बोले। बताइए सर। देखिए, मैं ये, आप ये बातें देखें जरा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी किसी सल्तनत, किसी एम्पायर का डाउनफॉल शुरू होगा, सबसे पहले मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होगा। यस। अब मॉरल ग्राउंड्स आप देखें उनके, यूएन को बनाते हैं रिडंडेंट एंड नॉन एंटिटी, उसी यूएन के पास जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाने में हमारी मदद करो। यूके को ताने देते हैं कि तुम बुजदिल हो, उसी यूके के पास जाते हैं कि तुम हमारी मदद करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलवाने में। जो राइवल्स हैं लाइक रशिया और चाइना, उनके पास जाते हैं कि हमारी मदद करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुलवाने में। आप देखिए एक सुपर पावर जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है। आज जो है उनके प्रेसिडेंट, आप, मैं तो अक्सर कहता हूं कि आप पिछले 15-20 साल की ट्रेजेक्ट्री देखें यूएस की, उसमें वो काम हो रहे हैं जो मेरे नजदीक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होने चाहिए। कैपिटल हिल के ऊपर अटैक, इलेक्शन में रिगिंग, इलेक्शनियरिंग के जमाने में एक दूसरे को गालियां, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, रॉयट्स, हम्बलिंग थ्रू कोविड। और अब ये जो बातें हैं, एक अगर लेट से एक्स सर्विसमैन जो कि अभी सेनेटर है, वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है तो उसे कहा जाता है कि हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेंगे। क्या ये कभी सुपर पावर में या अमेरिका में इस तरह की बातें होती थी? और ये जो आप, मतलब है जो आप ट्वीट बता रहे हैं, ये तो मतलब इट्स अ कॉमेडी कि दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचना शुरू कर दिया है कि मेरा जाना जो है वो इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। सो सी द आयरनी। आप ये सारी चीजों को आप लिंक करें कि जो वो थ्रेट दे रहे हैं ईरान को, हाउ विल पीपल रीड? अपनी सीट की फिक्र पड़ी हुई है तो वो ईरान को क्या कर सकते हैं? और मेरे नज़दीक ईरान जो है वो उन सारी चीज़ों को रीड करके उसको, उसकी असेसमेंट बहुत अच्छी है कि अमेरिका जो है ना वो इट इज़ डाउन द हिल, और उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस सारी सिचुएशन को सैल्वेज करने की। अच्छा, मजे की बात यह जनरल साहब कि खबर यह भी आ रही है ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आप सिर्फ वादा करेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। वहाँ यूरेनियम अब वापस करने की और मिसाइल विजाइल और स्टेट ऑफ हॉर्मुज गायब हो गया है। बल्कि उन्होंने कहा है कि हम आपका बातचीत अगर आप हमारे साथ करते हैं तो तेल पे भी पाबंदियां उस बातचीत के दौरान भी उठाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी ज़रा चालाकियां सीख ली हैं। आज उन्होंने रशिया का फ्लैग लगा के तो एक अपना ऑयल टैंकर गुजार लिया है यूएस ब्लॉकेट से।
तो उन्हें भी पता लग गया है कि इनको किस तरह से डिच किया जाए। जनरल साहब, आखिरी सवाल, पाकिस्तान और सऊदी अरब, एक मुस्लिम क्वाड वजूद में आ रहा है। पाकिस्तान ने 8,000 ट्रुप्स और 18 फाइटर जेट्स, गालिबन एक स्क्वाड्रन बनता है, और HQ-9B जो चाइनीज वर्जन है एयर डिफेंस सिस्टम का, वो इंस्टॉल कर दिया है सऊदी अरब में। तो इसके फवायद आप क्या देख रहे हैं सर? डॉक्टर साहब देखिए, चूंकि यूएस मिडिल ईस्ट से डी-सीट हो रहा है, उसकी रिलायबिलिटी, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है। यूएई तो शायद अभी भी रहे, लेकिन बाकी ममालिक को बहुत गिला था कि जंग के दौरान यूएस ने उनको कवर नहीं किया, बल्कि इसराइल के बारे में उसे ज़्यादा फिक्र थी। तो एक वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अगर पाकिस्तान को ये पोजीशन मिल रही है उस वैक्यूम को फिल करने की, तो मेरे नज़दीक ये बहुत खुश आयद है। सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, एक मिडिल ईस्ट का एक जॉइंट है, और वहाँ पे अगर, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इससे आगे ये चीज़ें बढ़ें, बाकी ममालिक को भी एहसास हो कि यूएस उनको प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है, उन्हें कहीं और देखना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, जब ये होगा, अगर ये चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, तो ये अकेला पाकिस्तान नहीं करेगा, बल्कि चाइना भी इसको ज्वाइन करेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ इमर्ज होगी जो कि हमारे लिए एक ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। अगर पाकिस्तान जो है वो उसकी ये स्ट्रेचर बन जाता है कि हम आउट ऑफ कंट्री लोगों को सिक्योरिटी देने के काबिल होते हैं, इवन विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरे जो इम्प्लीकेशन मुझे इसकी नज़र आती है कि इंडिया, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, नहीं सोचेगा पाकिस्तान के ऊपर मजीद कार्रवाई करने के, अच्छा। बिकॉज सऊदी अरेबिया कह चुका है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो हम इसको सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक देखेंगे। तो मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, मैं एक और आपको डायमेंशन देता हूँ। पाकिस्तान का जो जो पिछली जंग हुई है 2025 में, तो दो ट्राइकाज इमर्ज हुए। एक हुआ इंडिया, इसराइल और यूएस का, और दूसरा हुआ चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। जो इंडिया का ट्राइका है, उसकी जो जो एलाइज हैं वो डिस्टेंट पावर्स हैं, वो इस रीजन में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का जो ट्राइका वो इंडिया को सराउंड कर रहा है, दैट इज बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। तो ये ट्राइका पाकिस्तान वाला ज्यादा मेनेसिंग है इंडिया के लिए एज कम्पेयर टू इसराइल एंड यूएस। सेकेंडली देखें कि जब ये चीज़ आर्किटेक्चर ये नया बनता है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट में, और पाकिस्तान उसमें एक लीड रोल रखता है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए खुशाइंद होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने जनरल साहब एनालिसिस दी, स्पेशली जो ड्रायोका की बात की है, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में तो ये बड़ा सक्सेसफुल और रेलिवेंट नज़र आता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना वाला है, बनिस्बत जो डिस्टेंस कंट्री है, बड़ा ज़बरदस्त किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जनरल साहब की, और इस गुफ्तगू का लबे लुबाब कुछ इस तरह से है, जो कि मैं टाइटल भी रखूँगा कि दुबई तो चला गया। उसकी वजह यह है कि दुबई के जितने भी क्लब हैं, जिसकी कम से कम 1,000 दरहम उनकी फ़ीस हुआ करती थी, अब वो वीरान पड़े हुए हैं। और उनमें से एक मशहूर जो उनका क्लब था वो था बला बला। वो बला बला अब खाली हो गया है, वो चीख रहा है कोई आए हमारे अंदर, कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटी हो। एनीवे जनरल साहब, वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला आपको मदऊ करते रहेंगे। आप अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।